वेक्टर ये है, दूसरे वाला वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर, और ये जो है हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर आपके पास है, एक ए है एक बी है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल कहलाते हैं। वेक्टर्स आर सेकंड। तो 11th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन वेक्टर्स, जो लगातार आप 11th में हर जगह यूज करते रहेंगे। 12th की फिजिक्स में भी इसका काफी योगदान जो है वो रहता है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर्स। क्या है वेक्टर्स, किस तरीके से डिनोट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या चीजें हैं, उन सभी को इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर के अलग अलग फॉर्मूले क्या हैं, किस तरीके से उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनका एडिशन करते हैं, उन सब चीजों को इस वाली सीरीज में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काम जो आपने करना क्या कुछ है, वेक्टर्स को सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, एक वेक्टर के पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें वेक्टर्स, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालें वेक्टर्स, और वेक्टर्स के अंदर फिर हम क्या लिखना शुरू करेंगे, दीज आर दोज क्वांटिटीज। वेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज, these are those quantities which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction। ये वो क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। These are those quantities which are having magnitude as well as direction। जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, वेक्टर कहलाती हैं। ये लेकिन डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, तो काम जो हमने क्या करना है, ये 9th क्लास में ठीक थी, अब 11th में हमने इसको और अच्छे तरीके से समझना है। मान लो हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी हम ले लेते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या है, करंट है। ठीक है, अब करंट के बारे में अगर मैं बात करूं, करंट को हम आई लेटर से लिखते हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट जो है, करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और करंट के पास क्या भी है, डायरेक्शन भी है। करंट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर भी हम उसे कैसा कंसीडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। फिर भी करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब सर ये डेफिनेशन तो कंप्लीट नहीं हुई। काम जो वो क्या करना है, क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्या कहलाती हैं, वेक्टर। 9th क्लास में पढ़ी थी ये बात। लेकिन हम एक ऐसी क्वांटिटी को जानते हैं जिसका नाम क्या है, करंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है कि वो फ्लो करता है कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो उसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी उसको कैसा कहा गया है, स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में कुछ और ऐड करने की जरूरत है, और वो काम क्या है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आर एडिड बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। और उनको जो है सर वो जोड़ा जाता है, कौन से मेथड से जोड़ा जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड से जोड़ा जाता है। क्या है ये ज्योमेट्रिकल मेथड, उनके बारे में काम हमने सीखना है। जैसे जैसे काम आपका आगे बढ़ेगा तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड आपको पता चल जाएंगे। अभी की तारीख में आपको नहीं पता है। आप जो जानते हैं अब तक के लिए, आप जो जानते हैं वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर्स। 9th क्लास वाली ये बातें तो आपको पता है, लेकिन आपको अब जो ऐड करना है वो ऐड क्या करना है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दे मस्ट बी एडेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। उनको जोड़ा जाना चाहिए, किसके द्वारा जोड़ा जाना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मेथड से। क्या होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, वो जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट काम है आपके सिलेबस का। ठीक है, क्योंकि इतनी डेफिनेशन में जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसके हिसाब से तो हमने क्या पढ़ा, करंट, मैग्नीट्यूड भी था, करंट भी था, फिर भी कैसा कहा गया है, स्केलर कहा गया है। अब मैग्नीट्यूड करंट के पास है, डायरेक्शन करंट के पास है, फिर भी कैसा है, स्केलर। इसका मतलब कुछ और ऐड करना पड़ेगा ताकि वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर जो है वो बन सके। तो आपने जो ऐड क्या करा वो क्या, कि दे आर एडेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है सर, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं आप, एंगल बनाते हैं। ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हैं, एंगल। कि जिन क्वांटिटीज के एडिशन में किसका रोल आएगा, एंगल का रोल आएगा। जिनको जोड़ने में एंगल की भूमिका रहेगी, उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल मेथड को अगर हल्का सा मैं बताऊं तो इनको जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, ये हम प्रूव करेंगे अभी आने वाले समय में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कोस थीटा। ध्यान से समझें कि इनको जोड़ने में किसका योगदान हो रहा है, थीटा का। और थीटा अगर यूज हो रहा है तो एंगल का रोल है, और एंगल का रोल है तो इन मेथड्स को जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड। मतलब कि करंट है, करंट जो है वो 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, 4 जमा 3 सीधा आंसर कितना हो गया, 7। इसमें जोड़ने के लिए क्या कहीं पे कोई एंगल लिया गया है, नहीं लिया गया है। एंगल नहीं लिया गया है तो इन मेथड्स को नाम दिया जाता है एल्जेब्रिक मेथड। क्या नाम दिया जाता है, एल्जेब्रिक मेथड्स। क्वांटिटीज विच आर एडेड बाय एल्जेब्रिक मेथड्स, जिन क्वांटिटीज को एल्जेब्रिक मेथड से जोड़ा जाता है, जिन क्वांटिटीज को जोड़ने में किसका योगदान है, एल्जेब्रिक मेथड का, उनको क्या कहा जाता है, स्केलर। जिन क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए किसका रोल आता है, एंगल का, उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर। अभी तक आपने जो काम जाना था, मान लो अगर मैं लिखना शुरू करूं तो हमने जो काम पढ़ रखा है सर, वो काम क्या पढ़ रखा है कि एक क्वांटिटीज जो है वो कैसी होती हैं, स्केलर होती हैं। एक क्वांटिटी जो है वो कैसी होती हैं, वेक्टर होती हैं। स्केलर क्वांटिटी होती हैं और कैसी होती हैं, वेक्टर होती हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में अगर मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली। उनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली होता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, दे हैव बोथ। उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और उनके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो क्वांटिटी का नाम क्या पड़ गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो डेफिनेशन है ये 99% तक वैलिड थी। जो हमने 9th में क्वांटिटीज पढ़ी उनके हिसाब से ये बात ठीक थी। लेकिन जब हमने किसको पढ़ना शुरू करा, करंट को, तो करंट के पास तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी और क्या भी है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो ये डेफिनेशन 100% ट्रू नहीं है। इसको 100% ट्रू करने के लिए फिर कौन सा मेथड आया कि सर क्वांटिटीज विच आर एडेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, जिन क्वांटिटीज को हम ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड करते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड करते हैं, वो क्वांटिटी 100% क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटी को हम किससे ऐड करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, जिन क्वांटिटीज को एल्जेब्रिक मेथड से ऐड करा जाएगा वो क्वांटिटी जो है सर वो क्या कहलाती हैं, स्केलर कहलाती हैं। अब ज्योमेट्रिकल मेथड का क्या मतलब है, जिनको ज्योमेट्री की हेल्प से करा जाएगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, एंगल। एंगल की हेल्प से जिनको जोड़ा जाएगा वो कैसी होती हैं, वेक्टर। और जिनमें जोड़ने में एंगल का इस्तेमाल नहीं है वो क्या कहलाती हैं, स्केलर कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने शुरुआत ही अपने टॉपिक की करनी है जिसका नाम क्या है, वेक्टर्स। यहां तक की डेफिनेशन जो लिखी सर ये कितनी है, 99% केस में वैलिड है। लेकिन जैसे ही ज्योमेट्रिकल मेथड नाम आएगा तो 100% आप श्योर हैं अगर किसी को जोड़ने में ज्योमेट्री का इस्तेमाल है, ज्योमेट्रिकल मेथड का इस्तेमाल है। अभी ये नहीं पता है कि ज्योमेट्रिकल मेथड होते कैसे हैं, उनके बारे में जानेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये वेक्टर्स की 100% डेफिनेशन है। उतारें इस काम को, फिर आगे चल रहे होंगे कि ज्योमेट्रिकल मेथड होते कौन से हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो कौन से मेथड्स जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, अगली जो बात है वो आपने क्या जानी है कि ज्योमेट्रिकल मेथड का हल्का सा मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि इसमें किसका योगदान है, कोस थीटा। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। एंगल किसकी हेल्प से बनता है, ज्योमेट्री। तो जिनको जोड़ने में ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये फॉर्मूला हमने प्रूव करना है, बहुत सारे सवाल इसके बेसिस पे हम लगा रहे होंगे। तो वेक्टर पता चल गए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन ये बात तो 100% वैलिडेट नहीं होती है। करंट इस बात को नहीं मानता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी कैसा है, स्केलर। तो इलाज बांधने के लिए नाम क्या आया, एल्जेब्रिक मेथड और क्या, ज्योमेट्रिकल मेथड। जिनमें एंगल का योगदान नहीं है वो मेथड कौन से होते हैं, एल्जेब्रिक। और जिनमें एंगल का योगदान है वो कैसे कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिन पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जिनको जोड़ने में ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये काम जो है सर वो हमने सीखा। अब अगली जो बातें हैं जिनको आपने समझना है, जब समझना है तो सिर्फ समझना ही है, उस टाइम पे आपने लिखना नहीं है। लिखेंगे एक बात, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, लिखें इस बात को, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो साइन। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो साइन से। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एरो साइन। वेक्टर्स को एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि वेक्टर को एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो के पास दो पोर्शन है। एक जो है सर ये टेल वाला पोर्शन है, और एक जो है ये क्या है, हेड वाला पोर्शन है। वेक्टर्स के पास दो पोर्शन है। वेक्टर के पास दो पोर्शन है तो क्या मतलब है सर कि एक तो ये लॉन्ग टेल
और एक आगे जो है ये क्या है, हेड। वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। वेक्टर्स को एरो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एरो साइन से अगर रिप्रेजेंट करना है तो सर चीजें क्या हैं कि एक तो उसमें टेल वाला हिस्सा है और एक कौन सा है, हेड वाला। टेल वाला हिस्सा, ये बड़ा पोर्शन जो है वो क्या है, टेल, और ये जो आगे पोर्शन है ये क्या है, हेड है। टेल के बारे में बात करता हूं तो टेल किस चीज को शो करता है, टेल शो करता है मैग्नीट्यूड को, और हेड जो है सर, हेड शो करता है किसको, डायरेक्शन को। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। एरो के पास दो पोर्शन है, एक हेड है और एक क्या है, टेल। जो ये हेड वाला पोर्शन है ये किसको शो करता है, डायरेक्शन को, और जो ये लॉन्ग टेल है वो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को। उतार लें इस बात को कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। वेक्टर को एरो साइन से लिखते हैं, और एरो साइन से जब हम इसको लिखते हैं तो इसके पास दो पोर्शन, एक टेल और एक हेड। टेल जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, हेड जो है वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। सही है इतनी बातें। अब अगर मैं बात करता हूं, ये बात लिख चुके, लिखें लोंगर इज द टेल हायर विल बी द मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर की टेल जितनी ज्यादा लंबी होंगी, लोंगर इज द टेल, जितनी बड़ी टेल होगी, लोंगर इज द टेल हायर इज द मैग्नीट्यूड। जितनी लंबी टेल होगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। लोंगर इज द टेल हायर विल बी द मैग्नीट्यूड। जितनी बड़ी टेल उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। मान लो मैं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक वेक्टर जो है वो मैंने ये रिप्रेजेंट करा, एक वेक्टर मैंने ये रिप्रेजेंट करा। मान लो वेक्टर की टर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फोर्स को, ठीक है, तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। तो मान लो ये फोर्स 4 न्यूटन है, क्योंकि इसकी टेल छोटी है तो इसका आंसर कितना है, 4। इसकी टेल ज्यादा है तो इसका आंसर 4 से क्या रहेगा, ज्यादा। तो जितनी बड़ी टेल होगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। तो मान लो ये 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 न्यूटन को। ठीक है, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के पास दो हिस्से, एक टेल और एक क्या, हेड। टेल किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को, हेड किसको शो करता है, डायरेक्शन को। लार्जर इज द टेल हायर इज द मैग्नीट्यूड। जितनी बड़ी टेल होगी उतना ज्यादा ही क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। ये टेल छोटी है 4 न्यूटन, ये टेल बड़ी है तो कितना हो गया, 10 न्यूटन। इस तरीके से काम जो है वो आपने ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक के काम में। अब अगला जो काम हम यहां पे करेंगे दैट इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर। अलग अलग टाइप के वेक्टर हमारे पास होते हैं, जिसमें काम जो है वो आप क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स के बारे में बात करनी है। और वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ वेक्टर वाली चीजें जो हैं सर वो क्या कुछ होंगी। ठीक है, अलग अलग टाइप के वेक्टर हमारे पास हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पैरेलल वेक्टर्स। सबसे पहले जो काम करेंगे दैट इज योर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, अलग अलग टाइप के वेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वाला जो वेक्टर है, सबसे पहले वाला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। तो इसमें अगर हम काम करेंगे तो पैरेलल का मतलब क्या है, दो वेक्टर जब एक दूसरे के साथ डायरेक्शन में होंगे, एक वेक्टर ये है, दूसरे वाला वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर, और ये जो है हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर आपके पास हैं, एक ए है एक बी है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सर वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल कहलाते हैं। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, वेक्टर्स आर सेड टू बी, वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, ये बार बार इस्तेमाल करेंगे हम। वेक्टर्स आर या वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल, वेक्टर्स को पैरेलल कहा जाता है। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if they are, vectors are said to be parallel if they are in the same direction, they are in the same direction। वेक्टर जो है अगर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम है, वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम है तो उनको क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। एक वेक्टर ऐसे था, दूसरा वेक्टर ऐसे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम है तो सर इसका मतलब वो वेक्टर कैसे कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। ये ए बी। तो इनमें अगर मैं बात करता हूं, अच्छा एक बात जो हमें पता है वो क्या, कि एक वेक्टर को ना अगर आप पैरेलल शिफ्ट देते हैं, पैरेलल शिफ्ट का मतलब इसको उठा के अगर ऊपर ले जाऊंगा तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऊपर ले जाऊंगा तो भी क्या रहेगा, सेम। एक वेक्टर को अगर आप इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट देते हैं, या आगे ले जाते हैं, या कहां ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है। अ वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज गिवन सम पैरेलल शिफ्ट। ये क्या है, एक वेक्टर है, इसको उठा के कहां ले गया, ऊपर, क्या रहेगा, सेम। इसको उठा के कहां ले गया, नीचे, क्या रहेगा, सेम। आगे ले गया, सेम।
पीछे ले आए तो भी क्या है, सेम। तो बदलता कब है सर, जब आप उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अ वेक्टर चेंजेस व्हेन इट इज रोटेटेड। कॉपी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे लिखना शुरू करें, अ वेक्टर ओनली चेंजेस, कॉपी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, अ वेक्टर ओनली चेंजेस व्हेन इट इज रोटेटेड। एक वेक्टर कब चेंज होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अ वेक्टर चेंजेस व्हेन इट इज रोटेटेड। एक वेक्टर चेंज कब होता है, जब आप उसको रोटेट करते हैं। तो ये वाला वेक्टर जो था, ये बी वाला वेक्टर था, ऐसे करके ये वाला वेक्टर जो हमारा था सर, इस वेक्टर को यहां से उठाया और मैं कहां ले गया, ऊपर ले गया, तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। ठीक है, इस वेक्टर को अगर उठा के हम कहां ही ले गए, इस वेक्टर को उठा के मैं ऊपर ही ले गया, ऐसे ले गया, तो यहां से उठा के वेक्टर बी को मैंने कहां रख दिया, ऊपर रख दिया, तो भी वो क्या ही रहेगा, सेम ही रहेगा। और क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन दोनों एक ही हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पे थीटा जो है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हेयर, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सर बात का मतलब क्या है, हेयर थीटा इज इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इन वाले वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है सर, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये बी था, इसको उठा के ऊपर ले गया, तो ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सर यहाँ पे थीटा किसके बराबर है, 0। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है सर, वो यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आ गई इतनी बात तो आपको। ये जो वेक्टर्स हैं, ये कौन से हो गए, पैरेलल वेक्टर हमारे पास हो गए। नेक्स्ट जो काम है सर, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसी के बेसिस पे हम फिर पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स जो है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि वेक्टर्स जो हैं सर, वो कौन से हैं, इक्वल वेक्टर्स। इन इक्वल वेक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो नाम ही दम है इक्वल वेक्टर। एक वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होती है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एक वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या है सर, वेक्टर का मतलब है सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। वेक्टर जो है वो क्या होंगे, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। वेक्टर्स को क्या कहा गया है, वेक्टर्स को कहा गया है इक्वल। वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, वेक्टर इक्वल होते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। वेक्टर इक्वल होते हैं, कब होते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन they have equal magnitude, जब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। when they have equal magnitude, जब उनकी when they have equal magnitude and same direction, जब उनका मैग्नीट्यूड तो कैसा है, इक्वल है, और डायरेक्शन जो है वो कैसी है, सेम है। when they have equal magnitude and same direction, वेक्टर्स के पास इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, और डायरेक्शन जो है वो कैसी है, सेम है, तो हम वेक्टर्स को कैसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो उन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, इक्वल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो एक ए वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरे वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी। दोनों की टेल देखो, दोनों की टेल क्या है, सेम, और दोनों की एरो भी कहाँ है, सेम डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, ये जो है, ये हमारे पास क्या हो गया सर, ए वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारे पास, बी वेक्टर। दोनों की टेल वाला पोर्शन भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड को ये मॉडुलस साइन के अंदर रखते हैं, मोड साइन के अंदर। तो जितना मैग्नीट्यूड ए का, उतना ही मैग्नीट्यूड किसका, बी का। मतलब कि ये जो मोड साइन है, ये मोड साइन किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दो, तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, ए के ऊपर से एरो हटा दी, बी के ऊपर से एरो हटा दी, दोनों की एरो हटा दी, तो वो क्या रह जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन जो है उसको हटा दिया, तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के। सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो सर थीटा यहाँ पे भी कितना है, 0 के बराबर। यहाँ पे भी थीटा जो है वो कितने के बराबर रहेगा, 0 के। ठीक है, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल कितना है, 0। अब यहाँ पे कितनी कंडीशन, 2। एक तो ए और बी कैसे हैं, बराबर, और एक एंगल कितना है, 0। यहाँ पे पिछले वाले में देखें तो पिछले वाले की तो कंडीशन एक ही है कि थीटा कितना है, 0। तो अगर मैं कहूं तो हर एक इक्वल वेक्टर कैसा होगा, पैरेलल, क्योंकि इसमें थीटा कितना है, 0। थीटा तो वहां पे भी कितना है, उसमें कंडीशन 1 है, इसमें कंडीशन कितनी है, 2। हर एक पैरेलल वेक्टर कैसा होगा, इक्वल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक इक्वल कैसा हो,
पैरेलल जो काम है लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, नोट बना के एक बात लिखें, ईच इक्वल वेक्टर, ईच इक्वल वेक्टर इज पैरेलल, ईच इक्वल वेक्टर इज पैरेलल, ईच इक्वल वेक्टर इज पैरेलल, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। क्या मतलब है सर, यहां पे कितनी कंडीशन है, दो, ये जो है ये दो कंडीशन है। ये नाम क्या है, इक्वल वेक्टर है, ये कैसा है, इक्वल है। एक जो है सर वो हमारे पास क्या है कि थीटा कितना है, 0, थीटा 0 है, ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल वाली कंडीशन है, ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर में तो क्या होता है, थीटा 0 होता है, इक्वल वाले में दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है और थीटा भी कितना है, 0। तो जब मैं इक्वल को देखने चला पैरेलल में तो मिला मुझे कि कंडीशन क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इक्वल वेक्टर कैसा होता है, पैरेलल होता है। लेकिन जब पैरेलल को इक्वल बनाने चला तो थीटा 0 तो पाया, लेकिन क्या नहीं पाया, ए इज इक्वल टू बी। तो हमें क्या पता है कि इक्वल वेक्टर कैसा होगा, पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं, कि इक्वल वेक्टर के पास कितनी कंडीशन, दो, एक कंडीशन किस पे है, पैरेलल पे, तो पैरेलल वाली तो पूरी हो ही रही है, ठीक है। इक्वल वेक्टर कैसा होता है, पैरेलल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर कैसा हो, इक्वल हो। समझ आइए ये बात आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो पढ़ लिए, एक का नाम पैरेलल वेक्टर है, एक का नाम क्या है, इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बहुत सारे स्पेशल केसेस में हम लगातार यूज करेंगे, तब हम जो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ क्या होगा कि पैरेलल वेक्टर में थीटा कितना होता है, 0। हम सीधा लिखेंगे पैरेलल वेक्टर, थीटा कितना कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगला जो काम है, थर्ड जो नाम है, थर्ड नाम है सर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड जो नाम है वो क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान से समझेंगे। कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं इसको जानेंगे, लिखना शुरू करें। एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, एक वेक्टर कहां जा रहा है, लेफ्ट, तो दूसरा कहां चला जाएगा, राइट। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट अगर है तो नाम क्या पड़ जाएगा, एंटी पैरेलल। लिखना शुरू करें, वेक्टर्स आर सेड टू बी, vectors are said to be, vectors are said to be anti parallel। वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कहा जाता है, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कहा गया, कब कहा गया, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो कहां हैं, when they are in opposite direction, जब वो opposite direction में है। vectors are said to be एंटी पैरेलल। वेक्टर्स को कैसा कहा जाता है, वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कहा जाता है। और वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कब कहते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जब उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। क्या मतलब है सर इस बात का, इस बात को अगर मैं जानता हूं तो एक जो वेक्टर है वो हमारे पास ए ऐसे है, बी वेक्टर जो है वो कहाँ है, ऐसे है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। ये ए वेक्टर हो गया और ये वेक्टर कैसा हो गया, बी वेक्टर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि एक वेक्टर ए है, दूसरे वाला वेक्टर क्या है, बी। अब आप एक बात जानते हैं क्या, कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट दे दूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वाले वेक्टर को यहां से उठा के कहां ले आया, नीचे ले आया। इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पर अगर मैं लेकर जाऊंगा तो चीजें क्या बन जाएंगी, कि एक जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या था, ये ए वेक्टर था ऐसे, और ये दूसरे वाला वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या था, बी वेक्टर था ऐसे। कि ये जो नाम है ये ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो नाम है सर वो क्या नाम है, बी वेक्टर। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इस तरीके से काम हो रहा है। और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। तो इनके बीच में अगर एंगल देखूंगा तो यहाँ पे जो एंगल है सर वो एंगल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं कब, जब डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और उनके बीच का एंगल जो है सर वो कितना बन जाए, 180 डिग्री बन जाए। 180 डिग्री का एंगल उनके बीच में है तो वो कैसे कहलाते हैं, एंटी पैरेलल कहलाते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो है ना इनको नाम दे दिया। समझ आ गई ये बात आपको, पैरेलल वाले सेम डायरेक्शन के, एंटी पैरेलल वाले अपोजिट डायरेक्शन के। समझ आ गई है, ये धीरे धीरे इनको जो है वो हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। डन है ये बात। तो नेक्स्ट जो काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, काफी ज्यादा बार जो है ये पूछी जाती है, इसके अलग अलग नाम भी हैं। काम जो है वो सर वो हमारे पास है। अगला जो टाइप है दैट इज योर नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कहूं या फिर अगली अगर मैं बात करता हूं तो परपेंडिकुलर वेक्टर कहा जाता है, या आजकल जो ट्रेंड में नाम है दैट इज योर ऑर्थोगोनल वेक्टर। परपेंडिकुलर, नॉर्मल, या कैसा नाम रख लो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर,
या वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉर्मल, वेक्टर को परपेंडिकुलर, नॉर्मल या ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल एक नया नाम हो सकता है आपके लिए कि वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। वेक्टर्स को कैसा कहा गया है? परपेंडिकुलर कहा गया है, या वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कहा गया है। वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल व्हेन एंगल बिटवीन देम, when angle between them या when they are perpendicular to each other, when angle between them is 90 डिग्री। दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है सर वो कितना है? अगर 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल है तो इन वेक्टर्स को कैसा कहा जाता है? दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। इन वेक्टर्स को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ए और बी के बीच में अगर एंगल जो है सर वो कितना है? 90 के बराबर है। हालांकि हम जो है इसको यहां से यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे भी करके बना सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास क्या था? ए वेक्टर था, एक की हेड और एक के टेल के बीच का एंगल लिया जाता है, तो ये जो एंगल है ये थीटा जो है वो किसके बराबर है? 90 के बराबर। ठीक है, वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, वेक्टर को परपेंडिकुलर कहा गया कब? या ऑर्थोगोनल कहा गया जब एंगल जो है सर वो यहाँ पे किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ये बहुत बेसिक से टाइप के वेक्टर जो है वो आपने जाने हैं। बहुत बेसिक से टाइप के वेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान सा काम, या तो पैरेलल वेक्टर, या फिर नाम क्या है? इक्वल वेक्टर, फिर एंटी पैरेलल, और एक नाम क्या है? नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना वेक्टर होता क्या है। खास बात क्या जानी कि वेक्टर को जोड़ने के लिए अब इस्तेमाल किसका होगा? जियोमेट्रिकल मेथड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक एरो साइन से, जिसमें जो ये टेल वाला पोर्शन है वो क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड, और जो ये हेड वाला पोर्शन है वो क्या शो करता है? डायरेक्शन को। अलग अलग टाइप के वेक्टर्स जो है सर वो हमने जाने हैं, इतनी बातें जो है वो आपको पता चल गई हैं। ठीक है, यहां तक का काम जो है वो हमें पता है। नेक्स्ट अगला जो काम होगा, डन। अगला जो काम है सर, अगला काम हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट काम, मतलब ये आज आए हो ये वाला काम करने के लिए आए हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे कि एक यूनिट वेक्टर होता क्या है, किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका महत्व है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। वेक्टर, सर वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर क्या होता है सर? एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। तो उसके पास क्या बच गई? डायरेक्शन बच गई। ठीक है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1 तो मैग्नीट्यूड हो गया, रह क्या गया साथ में? डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन शो करने के काम आएगा। किसको शो करने के काम आता है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। अब किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही सेम चीज आ जाती है। x मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या रह गया? x रह गया। तो x तो वही रह गया, साथ में क्या जुड़ गई? उसकी डायरेक्शन जुड़ जाएगी। ठीक है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, एंड इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ओनली। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ओनली। और ये वेक्टर जो है वो क्या शो करने के काम आता है? यूज टू शो डायरेक्शन ओनली। ये वेक्टर जो है वो डायरेक्शन शो करने के काम आता है। बात नंबर 1, यहाँ पे 5-6 बातें आपने सीखनी है। बात नंबर 1 कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन। कैसे? सुनेंगे ध्यान से। इसको रिप्रेजेंट कर जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई, इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई कैप साइन, रिप्रेजेंट करा जाता है। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैप साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। कैप साइन का मतलब क्या है कि सर मान लो ए का यूनिट वेक्टर बनाना है तो ए के ऊपर ऐसे कैप बन जाती है। एरो ना लगा के अगर क्या लगा दिया? ऐसे कैप लगा दिया। तो कैप अगर लगा देते हैं तो वो वेक्टर जो है वो किसको शो करता है? यूनिट वेक्टर को। ठीक है, मतलब कि कैप साइन, ए के ऊपर कैप लगा रखी है तो इसका मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है? 1। अब ध्यान से समझेंगे, अब उतारेंगे नहीं चीजों को, एक बार गौर करें। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आज शुरू करके
लगातार हम इस्तेमाल करेंगे, उस पर ध्यान दें कि इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, जिसमें ये जो है ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये जो है ये क्या है जेड एक्सिस हमारे पास है। ये जो है हमारे पास क्या है जेड एक्सिस। एक्स तो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है, और जेड जो है वो कहाँ है, ये प्लेन। इस पे बोर्ड पे परपेंडिकुलर जो मार्कर आ रहा है वो किसको शो कर रहा है, जेड को, क्योंकि 3D पॉइंट है ना। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक्स की डायरेक्शन को लिखने वाले यूनिट वेक्टर का नाम है आई कैप। ठीक है, एक्स को किससे लिखा जाता है, आई कैप से लिखा जाता है। कैप लगने का मतलब तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ठीक है, डायरेक्शन किसकी दे रहा है, ये डायरेक्शन किसकी दे रहा है एक्स एक्सिस की। ऐसे ही वाई की डायरेक्शन को जो है वो किससे दिया जाता है, जे कैप से। कैप लगने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, वो डायरेक्शन दे रहा है। जे कैप किसकी डायरेक्शन देता है, वाई एक्सिस की। और अगर मैं बात करता हूं तो के कैप जो है, के कैप किसकी डायरेक्शन देता है, जेड एक्सिस की। इनके ऊपर क्या लगा रखे हैं, कैप। सबसे पहले तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड। आई जे के, इनके मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर हैं, इनके मैग्नीट्यूड किसके बराबर हैं 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, इन सब के मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। ठीक है, ये बात पता चल गई कि आई जे के इन सब के मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। ये बात मुझे पता है। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है कि दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ये कैसे हैं यूनिट वेक्टर्स, कैसे पता चला, क्योंकि इनके ऊपर कैप लगी हुई थी। दीज आर यूनिट वेक्टर्स, और ये यूनिट वेक्टर हैं किसके अलोंग, अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अभी यूज जो है वो पता चल जाएगा, वेट करें, नया काम सीख रहे हो। काम जो है वो हमने क्या करना है, अभी उतारे नहीं, थोड़ा सांस लें। काम जो वो क्या करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वर्ड है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है सर, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है डायरेक्शन। यूनिट का मतलब क्या हो गया, यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड तो कितना है 1। वो वेक्टर जो काम आएंगे वो क्या दिखाने के काम आएंगे, डायरेक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर इनको, कैप जिसके ऊपर लगी इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 1। ये मैंने बताया, ये मॉड्यूलस साइन जो है वो क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, तो एक्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता है जे कैप, जेड की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता है के कैप होता है। सबके ऊपर कैप लगी है तो सबका मैग्नीट्यूड तो कितना है 1। जब ये लग जाएंगे तो वो डायरेक्शन देंगे। आई किसकी डायरेक्शन देगा, एक्स की, जे किसकी देगा, वाई की, और जेड किसकी देगा, के कैप्स जो है उसकी डायरेक्शन देता है। मान लो हमने कोई एक पॉइंट दिखाया है यहाँ पे, तो ये 2 3 4 दिखा दिया, एक पॉइंट दिखा दिया, क्या है 2 3 4। ये हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और मान लो मैं इसका पोजीशन वेक्टर बताना चाहता हूं। एक वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट जो वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन को दिखाने वाले वेक्टर का नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो पोजीशन वेक्टर को हम किससे लिखते हैं, आर वेक्टर से लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर को किससे लिखा जाता है, आर वेक्टर से लिखा जाता है। पोजीशन दिखाने वाले वेक्टर का नाम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, आर वेक्टर को आपने लिखना है। अब इस आर वेक्टर को अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, सुनेंगे ध्यान से कि आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। सर एक्स की पोजीशन कितनी है 2, वाई वाली पोजीशन जो है वो कितनी है 3, और जेड वाली पोजीशन कितनी है 4। 2 3 4 ऐसे करके। तो इस पोजीशन वेक्टर को अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 2 आई कैप, क्योंकि ये एक्स के साथ था, 3 क्या हो गया जे कैप, और 4 जो है वो क्या बना दिया के कैप। समझेंगे ध्यान से काम करना क्या है। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई आई कैप से करी, आपने इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, आई कैप से, तो 2 × 1। आई कैप का मतलब जिसके ऊपर भी कैप लग रहा है मैग्नीट्यूड तो कितना है उसका 1, तो 2 × 1 तो कितना ही रहेगा 2। 3 × 1 करूंगा तो कितना ही रहेगा 3, और 4 × 1 करूंगा तो कितना ही रहेगा 4। तो 2 3 4 वो तो क्या रहे सेम। ये आई कैप लगने का मतलब क्या हो गया कि आपने डायरेक्शन किसके साथ दिखा दी, एक्स के साथ दिखा दी। ये जे कैप लगने का मतलब आपने डायरेक्शन किससे दिखा दी, वाई से, और के कैप लगने का मतलब आपने डायरेक्शन किससे दिखा दी, जेड से दिखा दी। तो जो ये यूनिट वेक्टर आई जे के, अगर तेरा एक मार दिया ना, थोड़ा समझ लो, जब बोल रहा हूं कि रिकॉर्ड हो रही हैं चीजें, आप जो है वो मत उतारो, पहले समझ लो चीजों को, नई चीजें हैं। काम जो वो क्या करना है, आर वेक्टर बताना है। आर वेक्टर बताना है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक नाम क्या है 2 3 4। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगा तो 2 × 1 3 × 1 4 × 1 वो तो क्या रहेंगे सेम। 1 का मतलब क्या है, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड तो कितना है 1,
जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1, और के कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो भी कितना है 1। तो 2 3 4 तो क्या रहेंगे सेम, लेकिन वेक्टर बनाना है, मैग्नीट्यूड तो थे 2 3 4 थे, वेक्टर बनाना है तो क्या देनी पड़ेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन किसने दे दी आई कैप ने, डायरेक्शन किसने दे दी जे कैप ने, डायरेक्शन किसने दे दी के कैप ने। इसके साथ आई लग गया तो ये पता चल गया कि ये एक्स का डिस्टेंस है कितना 2, ये वाई वाला है वो कितना है 3, और जेड वाला जो है सर वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो ये डायरेक्शन जो है आई कैप जे कैप और के कैप ये डायरेक्शन दे रहे हैं, और ये डायरेक्शन किसकी दे रहे हैं एक्स वाई और जेड की दे रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने वर्ड पढ़ा था यूनिट वेक्टर, वो क्या देने के काम आता है, वो डायरेक्शन देने के काम आता है। तो जो ये आई जे के लगाई, सबसे पहले इनके ऊपर कैप लगे हुए हैं, कैप लगे हुए हैं तो ये क्या है यूनिट वेक्टर, और इन्होंने क्या ही बताई है डायरेक्शन। इसने किसकी डायरेक्शन बताई आई कैप ने एक्स की डायरेक्शन बताई, जे कैप ने किसकी डायरेक्शन बताई वाई की, और के कैप ने डायरेक्शन जो है वो किसकी बताई जेड की। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि आर वेक्टर जो है वो मुझे पता चल गया, और इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो हमें पता है। ये एक बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये खास कंसेप्ट जो सीखा है वो क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड कितना ले रहा है 1, किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी। 2 आई कैप करा तो 2 पे कोई प्रभाव थोड़ी आया, बस साथ में क्या लगा दिया कि आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है वो डायरेक्शन दे रहा है एक्स की, वो डायरेक्शन देने के काम आता है। इसके साथ जो वर्ड है वो क्या लगाया गया कैप, कैप लगते ही पता चल जाएगा कि ये जो वेक्टर है ये कैसा है यूनिट वेक्टर है। अगली जो बात है सर मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, आई जे के नई चीजें पढ़ी हैं, ये एक्स के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है, और ये कहाँ है जेड के अलोंग। इनकी डायरेक्शन जो है इस तरीके से हम दे रहे होते हैं। ये काम जो है वो आपने करना है, इन बातों को उतारना है। कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे। पोजीशन वेक्टर के अंदर लिख लें वेक्टर्स यूज टू रिप्रेजेंट, वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन या लोकेशन, पोजीशन या लोकेशन दिखाने के लिए जिसका इस्तेमाल करा जाता है, पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन दिखाने के लिए जिस वेक्टर का इस्तेमाल करा जाता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को इस तरीके से आपने लिख दिया है। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको। ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर। एक वर्ड और पढ़ लेते हैं, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है सर उसको किससे लिखा जाता है डेल्टा आर वेक्टर से लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे लिखा जाता है डेल्टा आर वेक्टर से लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है डेल्टा आर वेक्टर हमारे पास है। मान लो इस तरीके से आप काम जो है ना वो करना है, ये जो नाम है ये क्या हो गया एक्स, ये नाम क्या हो गया वाई, और ये जो नाम है ये क्या हो गया जेड। डेल्टा आर, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा चेंज होता है, डिस्प्लेस हो रहे हो आप एक पोजीशन से दूसरी पे जा रहे हो। मान लो आपके पास एक जो पॉइंट है वो क्या था पी, और आप यहां से उठ के कहां चले गए क्यू पे चले गए, आप पी से उठ के कहां चले गए हो क्यू पे। तो आपके जो ये पोजीशन चेंज हुई है इसके बारे में बात करूं, मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, इसका कितना है y1, इसका कितना है z1। जनरल फॉर्मेट कर रहे हैं पहले, इसके कोऑर्डिनेट x2, ये नाम क्या हो गया y2, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया z2। ठीक है, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट जो है वो Q है। इनिशियल से उठ के आप कहां जा रहे हैं फाइनल पे, कि P जो पॉइंट है सर वो हमारे पास इनिशियल है, और Q पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है फाइनल। तो अगर डेल्टा आर बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, तो वो निकलता कैसे है फाइनल वाला वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में क्या इनिशियल वाला, फाइनल में से किसको माइनस कर दो इनिशियल को, या तो अलग अलग बना के लिख लो या फिर सीधा क्या हो जाएगा फाइनल वाला x2 इनिशियल वाला x1, x2 माइनस x1 ऑफ आई कैप लगेगा, क्योंकि x वाले कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन किससे दी जाती है आई कैप से। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या हो गया y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा j कैप। इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो z2 माइनस z1 ऑफ क्या हो जाएगा के कैप हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से काम करना है कि x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, मान लो इन वैल्यूज को भी अगर मैं लिख दूं, ये कितना हो गया 2 1 6, और इस वाले को मैं लिख देता हूं क्या 4 3 और 7, ऐसे करके लिख देते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर बनाना है तो डेल्टा वेक्टर आर, डेल्टा आर बड़ी जगह इस्तेमाल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2 ऑफ क्या हो जाएगा आई कैप। अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 ऑफ क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस
अगली अगर मैं बात करता हूं तो 7 माइनस 6 ऑफ क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। इसको सोल्व करा तो ये आंसर कितना हो गया, 2 आई कैप बन गया। ये करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा। इसके बारे में बात करता हूं तो 1 के कैप हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने कर लिया। ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ये जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ये काम जो है आपने करना है। कल इनके बारे में और फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है हम कर रहे होंगे कि आगे जो है वेक्टर्स को और किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, वो कल का हिस्सा होगा। ठीक है, निपटा लेंगे इस काम को। कोई दिक्कत आती है पूछेंगे।